अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 11.3 का आगाज़ किया था 11.2 को रोकते हुए। 11.3 में हमने एक क्वेश्चन 2 निपटाया था, आपको याद होगा। आज हम 11.2 का सॉरी 11.3 का पहले क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे। ठीक है, उसको देखिए आप। कहते हैं द मेजर ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 4 and 5 यूनिट। एक्सरसाइज है हमारी 11.3। हमने पहले 11.1 को निपटाया, 11.2 को रोका है, पहले 11.3 पे आए। क्वेश्चन नंबर 2 किया था पहला, आज हम 3 कर रहे हैं। कहता है द मेजर ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 4 यूनिट एंड 5 यूनिट। यानी ट्राइंगल की उसने दो साइडें दी हैं, एक 4 यूनिट है और एक 5 यूनिट है। ठीक है बेटा, ट्राइंगल कोई सा भी है, उसकी दो साइडें दे दी, एक ए दे दी 4 यूनिट और एक बी दे दी 5 यूनिट। ठीक है बेटा, दो साइडों की लंबाई दे दी। कहने लगा फाइंड द थर्ड साइड, तीसरी साइड निकालो। जबकि इस ट्राइंगल का उसने एरिया दे दिया, और एरिया कितना दिया है, वो दिया है बेटा 6 स्क्वायर यूनिट। 6 स्क्वायर यूनिट। बेटा एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट। अगर ये साइडें यूनिट में है तो स्क्वायर यूनिट, अगर साइडें सेंटीमीटर में तो स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर साइडें मीटर में तो स्क्वायर मीटर, अगर साइडें इंच में तो स्क्वायर इंच। याद रहेगा आपको। आपने थर्ड साइड निकालनी है, और आपको आज कई दफा एरिया ऑलरेडी गिवन है, और एरिया है 6 स्क्वायर यूनिट। मैं यूनिट क्यों लिख रहा हूँ, साइडें अगर यूनिट में है तो स्क्वायर यूनिट लिखते हैं, साइडें अगर मीटर में हो तो स्क्वायर मीटर लिखते हैं, साइडें इंच में होती तो मैं स्क्वायर इंच लिखता। ठीक है सर। 12। अब सबसे पहले एक काम करें, और वो काम क्यों करें उसका रीजन मैं थोड़ी देर बताऊंगा, क्योंकि मैंने अभी आपको 11.2 नहीं पढ़ाई। तो 11.2 में एक फॉर्मूला है, वो यूज करते हुए मैं इसको शॉर्ट आंसर निकाल लेंगे। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था फॉर एग्जांपल एरिया निकालने का। देखिए आप, एस एरिया का एक फॉर्मूला था हाफ ए बी साइन गैमा। आपको ये फॉर्मूला याद है, हमने लास्ट टाइम आपको लिखवाया था। जब दो साइडें गिवन हो और एक एंगल गिवन हो तो हम ये लगाते हैं। दिल में एक सवाल जरूर आया होगा कि आपने ये क्यों लगाया, आपने ये क्यों नहीं लगाया हाफ बी सी साइन अल्फा या हाफ ए सी साइन बीटा। ये दो क्यों नहीं लगाई, ये सवाल जहन में रखिएगा। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर मिटा दूंगा, लेकिन अभी बताना चाह रहा हूं यही फॉर्मूला क्यों लगाया। एक बात सुन लें, आपको निकालनी कौन सी साइड है, साइड सी। अगर साइड सी निकालनी हो तो आप गैमा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सी का एंगल गैमा होता है। अब पहले सुन लें, ए का एंगल क्या होता है, अल्फा। ए साइड का ऑपोजिट एंगल अल्फा। मैं मिसाल दे रहा हूं, ए साइड का एंगल, अगर ए ये बी ये है और सी है, तो ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, ए का एंगल अल्फा। तो देखें, ए का ऑपोजिट एंगल अल्फा होता है, बी साइड का ऑपोजिट एंगल बीटा होता है, सी साइड का ऑपोजिट एंगल गैमा होता है। ए का एंगल अल्फा होता है, बी का एंगल बीटा होता है, साइड सी का एंगल गैमा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आप सुने पहले मेरी बात, आपको निकालना कौन सी साइड है, साइड सी। चूंकि आपको साइड सी चाहिए, लिहाजा मैंने सी का एंगल क्या होता है, गैमा, मैंने गैमा वाला इस्तेमाल किया। अगर साइड ए निकालनी होती फॉर एग्जाम्पल, तो मैं अल्फा वाला इस्तेमाल करता। अगर फॉर एग्जाम्पल बी साइड निकालनी होती फॉर एग्जाम्पल बी साइड, तो बेटा फिर क्या इस्तेमाल करते, ये नहीं, बीटा वाला इस्तेमाल करते, बीटा वाला। तो अगर ए साइड निकालनी हो तो अल्फा वाला इस्तेमाल करते, बी साइड निकालनी हो तो बीटा वाला। लेकिन अभी क्या निकालना है आपने, साइड सी, इसलिए मैं गैमा वाला इस्तेमाल करूंगा। डन हो गई बात। फॉर्मूला भी बता रहा हूँ क्यों लगा रहे हैं, मतलब ये वाला फॉर्मूला क्यों, वो वाला क्यों नहीं। तो मैंने आपको रीजन दिया, उम्मीद है रीजन समझ में आया होगा। अब एक काम करें, एरिया कितना है, यहाँ रखते हैं 6, और क्यों लगा रहा हूं ये भी पता चल जाएगा। हाफ ए की जगह 4, बी की जगह 5 साइन गैमा एज इट इज। ठीक है बेटा, ये अच्छा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 6 बराबर है बेटा, ये 2 5 जा 10, इट विल बिकम 10 साइन गैमा। ठीक है बेटा, साइन गैमा। अब एक काम करें, इसको उधर ले जाएं, 6/10 इज इक्वल टू साइन गैमा, और साइन गैमा विल बी इक्वल टू 0.6। अगर आप 6 को बेटा 0.10 से डिवाइड करते हो तो 0.6 आता है। अब आपने क्या करा,
गैमा ने कहा मुझे तना छोड़ दो, साइन वहां जाके साइन इनवर्स 0.6 आ गया। अब हम कैलकुलेटर से शिफ्ट दबाकर पहले शिफ्ट दबाया, अब साइन लिखा तो ऐसा आ गया साइन इनवर्स, और फिर 0.6 इसकी वैल्यू दबाई तो 36.869, ये देखें इसकी वैल्यू आ गई 36.869 डिग्रीज। गैमा आ गया बेटा। सवाल ही बताओ सर आप गैमा के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं, आपको तो साइड सी निकालनी है, तो यही तो बताना चाह रहा हूं। 2 मिनट दीजिए बेटा। बेटा चूंकि मैंने आपको 11.2 नहीं पढ़ाई, अगर पढ़ाता तो वहां एक फॉर्मूला था, उसको कहते हैं कोसाइन लॉ। मैं जब पढ़ाऊंगा 11.2 तो वहां आपको साइन लॉ, कोसाइन लॉ, टेंजेंट लॉ पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको चूंकि नहीं पढ़ाया तो मैं आपको एक फॉर्मूला याद करने का आसान तरीका बताता हूँ। आपने गैमा निकाला है ना, और सी साइड निकालनी है। गैमा निकाला है तो सी साइड, अब सुने, यूजिंग कोसाइन लॉ। मैं फिर कह रहा हूं मैंने अभी ये लॉ नहीं पढ़ाया आपको, क्योंकि मैंने 11.2 का भी स्किप किया हुआ है। यूजिंग कोसाइन लॉ, कोसाइन लॉ को लिखते कॉस गैमा ले रहे हो तो कॉस गैमा लिखना। अब सुने, ए साइड का एंगल क्या होता है अल्फा, बी साइड का एंगल क्या होता है बीटा, सी साइड का एंगल क्या होता है गैमा, ऐसे ही ना बेटा। तो बताओ यहाँ गैमा है तो इसकी साइड क्या होगी सी। अगर गैमा लिखो तो यहां लिखना -c²। गैमा हो तो -c², अल्फा हो तो -a², बीटा हो तो -b²। ये मैं फॉर्मूला फिर आपको 11.2 में याद करने का छोड़ते के बताऊंगा। तो गैमा है तो, चूंकि बेटा आपको साइड सी निकालनी है ना बेटा, आपको साइड सी निकाली, इसलिए मैं कोसाइन लॉ में सी वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं। अगर साइड ए निकालनी होती तो कोसाइन लॉ में ए वाला, अगर यहाँ ए होता तो इधर अल्फा होता, अगर यहाँ साइड बी होगी तो यहाँ बीटा होगा, लेकिन यहाँ सी है तो गैमा। अब बताओ ट्राइंगल की कितनी साइड होती है, 3, ए बी सी। सी लिख चुका, 2 साइड रहेगी, कौन कौन, ए और बी। जो रह जाए उनको यहां लिख दीजिएगा। गैमा है तो सी, अल्फा है तो ए, बीटा है तो बी, गैमा है तो सी। और अगर सी साइड लिख दी तो 2 साइडें रह गई, जो रह गई उनको प्लस करके, और फिर नीचे लिखेंगे ये 2ab, ऐसे लिखते हैं ये, पढ़ लें 2ab, पढ़ लें 2ab। लो भाई, मेरे बच्चों ने फॉर्मूला थोड़ा बहुत याद कर लिया। ये 11.2 का फॉर्मूला जो मैंने अभी नहीं पढ़ाई, दिस इज कॉल्ड कोसाइन लॉ। ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे साइड सी निकालनी है, और सी के लिए अब मुझे बताइए, आपको सी निकालने के लिए ए साइड बी साइड पता है, यस सर, ए बी पता है, लेकिन आपको और हमें क्या नहीं पता था, गैमा। इसी बुरे वक्त के लिए मैंने ये फॉर्मूला लगाकर गैमा निकाला। अब समझ में आया गैमा क्यों निकाला। गैमा इसलिए निकाला, ये फॉर्मूला हाफ ए बी साइन गैमा से निकाला कि सी निकालने के लिए गैमा चाहिए होता है, ए निकालने के लिए अल्फा चाहिए होता है, बी निकालने के लिए बीटा। क्योंकि मुझे साइड सी निकालनी है तो गैमा निकालना था, वो गैमा नहीं निकालता तो यहाँ गैमा की जगह में क्या रखता बेटा, है ना। अच्छा, अब आपको सब पता है, गैमा की जगह क्या लिखवाएंगे, कॉस 36.869 डिग्रीज। ए आपको पता है, ए कितना है 4, बी कितना है 5, यहाँ आएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ आएगा 5 का स्क्वायर, सी का गम है, इसी साइड को तो निकालना है, इंटू 4 इंटू 5। अब ये तो लिखा हुआ है, अच्छा निकाल लें इसकी वैल्यू। कॉस कॉस 36.869 की वैल्यू 0.800, यही है सर, 0.800, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 4 8, 8 5 40। ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 0.800 इज इक्वल टू, बेटा 16 प्लस 25 कितना होता है 41, माइनस ऑफ सी स्क्वायर। जरा 40 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.800 से, तो क्या आंसर आएगा बेटा, 25.60 देख लेते हैं। एक मिनट बेटा, 40 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 32, तो ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय 0.800 32। 32 इज इक्वल टू 41 माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर उधर जाके पॉजिटिव, नंबर नंबर के पास, c square will be equal to 41 minus 32. C square will be equal to 41 minus 32. It becomes 9
स्क्वायर हटाएं, अंडर रूट लगाएं, बाहर बुलाएं, 3 यूनिट लिख दीजिए। मुबारक हो या रिक्वायर आंसर। कहीं आपके दिल में ये तो नहीं आ रहा कि स्क्वायर रूट से बाहर आया तो सर कामरान ने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? बेटा ये साइड की लंबाई है, लंबाई नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मैंने सिर्फ प्लस लिया है। दिस इज योर रिक्वायर आंसर। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताता चलूँ। ये तो एग्जाम में हिट लिस्ट में 2, 3 और 4 तीन तो सवाल आते हैं इसके इंपॉर्टेंट। 4 इतना नहीं बोलूंगा जो भी कराने जा रहा हूँ, लेकिन बहरहाल 2, 3 के तो चांसेस ज्यादा है। आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, आज हमें एरिया निकालना है। एरिया को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसका बेटा? इक्विलेटरल ट्राइंगल का। ख्याल रहे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको पता है बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें लंबाई में क्या हो? बराबर, उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। चूंकि हमने उसने इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो मांगा है एरिया, ठीक है। और उसने आगे बोला है हुज ईच साइड इज एक्स यूनिट लॉन्ग। अच्छा, हर साइड एक्स यूनिट लॉन्ग है, हर साइड एक्स यूनिट लॉन्ग है, हर साइड एक्स यूनिट लॉन्ग है। उसने कहा, मैंने नहीं बोला बेटा, यूनिट तो लिख लेना, एक्स यूनिट। तो हमने क्या लिखा? लेट ए कॉमा बी एंड सी बी द साइड्स ऑफ triangle ABC since ट्राइंगल ABC कौन सा ट्राइंगल है? इज इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा। क्या है बेटा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। देयरफॉर तीनों साइडें बराबर होंगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइडें बराबर होती है, और तुमने दी है वो एक्स। अगर नहीं देते तो मैं एक्स ही मानता, लेकिन उसने दे दी है ईच साइड इज एक्स यूनिट लॉन्ग, एक्स यूनिट लॉन्ग। ठीक है, अब हमें एरिया निकालना है। सबसे पहली बात, एक बात सुनिए आप, ये थ्योरम है मैट्रिक की कि अगर ट्राइंगल की तीनों साइडें बराबर होंगी, सुने गौर से, ये थ्योरम है मैट्रिक की, अगर ट्राइंगल की तीनों साइडें बराबर हो, जो इस ट्राइंगल में है बराबर है, तो उसके तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। याद रखिएगा, अगर ट्राइंगल की तीनों साइडें बराबर हैं तो उसके तीनों एंगल भी क्या होंगे? बराबर। तो सिंस तीनों साइडें बराबर हैं, देयरफॉर इसके तीनों एंगल भी बराबर होंगे। अल्फा बीटा गैमा क्या होगा? बराबर होगा। और ये अगर देखा जाए तो तीनों एंगल बराबर होंगे। अब मुझे एंगल निकालना है। मुझे अल्फा बीटा गैमा, एक आ जाए, अल्फा आ जाए तो बीटा आ जाएगा, बीटा आ जाए तो गैमा आ जाएगा। सुन लें, इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल? जिसकी तीनों साइडें लंबाई में बराबर। ओके, जब तीनों साइडें बराबर होती है तो मैट्रिक की थ्योरम कहती है व्हेनेवर थ्री साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। अगर तीन साइडें लंबाई में बराबर होंगी तो उनके ऑपोजिट एंगल अल्फा बीटा गैमा भी आपस में बराबर होंगे। अब दुआ करना अल्फा बीटा गैमा हम निकाल लें। अब बताइए, अल्फा हमने लिखा। अच्छा, हमें एक थ्योरम याद आई मैट्रिक की, हमने पढ़ा है तीनों एंगल अगर क्या हो? बराबर, सॉरी, तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। अब बताओ ये तीनों एंगल क्या है? बराबर। तीनों एंगल क्या है? बराबर। तो क्यों ना हम इनको लेट कर लें, क्या मान लें? थीटा मान लें। अल्फा भी थीटा, बीटा भी थीटा, गैमा भी थीटा, एंगल बराबर है। तो मैंने क्या लिखना है? अल्फा की जगह थीटा, बीटा की जगह थीटा, गैमा की जगह थीटा। एक थीटा जमा एक थीटा जमा एक थीटा, 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। थीटा ने कहा मुझे तना छोड़ दीजिए, 180 डिवाइड बाय 3 कैंसिल आउट होके थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। सर देख लें, तीनों एंगल बराबर है। 60 जमा 60 जमा 60 180 आएगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब आप बताइए, अल्फा को क्या माना था? थीटा। बीटा को क्या माना था? थीटा। गैमा को क्या माना था? थीटा। इसका मतलब है तीनों एंगल थीटा के बराबर माने थे। देयरफॉर हमने लिखा, देयरफॉर जो हमने अल्फा बीटा गैमा को थीटा माना था और थीटा क्या आया है? 60 डिग्री। तो देयरफॉर अल्फा भी कितने डिग्री इसका है? बीटा भी 60 डिग्री इसका है, गैमा भी 60 डिग्री इसका है। और ये मेरी बात यकीन ना हो, देखो तीनों एंगल बराबर भी आ गए, क्योंकि whenever three sides are congruent their all angles are also congruent। ठीक है, अब बताइए ये आ जाने के बाद अब मैं एरिया और ट्राइंगल निकालने का कोई से फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने चले इस्तेमाल किया फॉर एरिया। एरिया निकालने के लिए सबसे आसान फॉर्मूला तो मुझे ये लगता है हाफ ए बी साइन गैमा।
एरिया निकालने के लिए आप कोई भी लगा सकते हैं, हीरो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप, वो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। हाफ ए की जगह एक्स, क्योंकि उसने एक्स बोला है, बी की जगह एक्स, और गैमा मैंने अभी अभी निकाला है sin 60। एरिया विल बी इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर sin 60 की वैल्यू √3/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल। नंबर से उठाओगे, √3 1 √3, 2 2 4 एक्स स्क्वायर। मुबारक हो, रिक्वायर्ड फॉर्मूला इजाद कर लिया हमने फॉर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये है वो फॉर्मूला जो हमसे कह रहा था इजाद कर दो। बताइए मेरी बातें समझ में आ गई आप लोग को? ओके, सो इस तरह आपकी 11.3 एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह एंड हो गई। तो हमने 11.1 कर ली, 11.2 अभी नहीं, रोकी भी बहुत आसान सी है, लेकिन बहरहाल अभी रोकी भी है, थोड़े ज्यादा सवाल आते हैं। फिर 11.3 हमने स्टार्ट की थी लास्ट टाइम में, और आज में ये भी खत्म हो गई। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन 2 ही कराया था, लेकिन इसके अंदर क्या पढ़ा है बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल के 7 फॉर्मूले लिखवाए, पहले दिन का लेक्चर देख लें। 3 जब दो साइड एक एंगल गिवन हो, 3 जब दो एंगल एक साइड गिवन हो, और 1 जब तीनों साइडें पता हो, हीरोज फॉर्मूला। ये तो हो गया। अब बेटा अगली एक्सरसाइज के लिए, यानी 11.4 के लिए, जो इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है, उसमें हम आपको 3 फॉर्मूले पढ़ाने जा रहे हैं। पहले एक कैपिटल आर, जो ABC/4 डेल्टा होता है। बच्चे कह रहे डेल्टा कैसे बोल दिया आपने? मैंने लास्ट टाइम बताया था बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल को डेल्टा भी बोलते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल को डेल्टा भी बोलते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑल्सो कॉल्ड डेल्टा। कॉल्ड डेल्टा, मैं लिख देता हूं डेल्टा। अब याद रहेगा बेटा? तो बच्चे कह रहे हैं आप इसको यू क्यों बोल रहे हैं? कैपिटल आर का फॉर्मूला ABC/4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैंने कहा बेटा फॉर्मूला बहुत लंबा हो जाएगा। कैपिटल आर इज इक्वल टू ABC/4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। बेहतर है एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह डेल्टा बोल दें आप, शॉर्ट करने के लिए। इसलिए इसको, है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेकिन वी कॉल इट डेल्टा जस्ट टू शॉर्ट आवर फॉर्मूला। ठीक है सर? ओके, सवाल ये पैदा होता है सर ये कैपिटल आर है क्या? चलो मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कैपिटल आर क्या है। इधर देखिए बेटा, ये क्या है? एक सर्कल। क्या है बेटा? सर्कल। सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल आ रहा है, इसे कहते हैं मैट्रिक्स से सरकम सर्कल। क्या कहते हैं? सरकम सर्कल। हमने मैट्रिक में और 9 में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कराई थी। हमने सर्कल बनाकर ऐसा ट्राइंगल बनाया था जिसके कोने सर्कल पर आ जाएं। तो ऐसा सर्कल जिसके अंदर ट्राइंगल आ जाए उसको सरकम सर्कल कहते हैं। अब ये सर्कल का सेंटर होगा, क्योंकि आपने कंपास रख के सर्कल को बनाया था, तो जहां कंपास की नीडल को रखते हैं वो सर्कल का सेंटर कहलाता है। और सर्कल के सेंटर से सर्कल तक का फासला रेडियस कहलाता है, और ये है कैपिटल आर। ये रहा। तो अच्छा, ये सरकम सर्कल का रेडियस है, इसीलिए अगर कहना चाहो तो उसका नाम दे सकते हो सरकम रेडियस। ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपके लिए, वरना हम डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ाते हैं तो आपके दिल में होता है ये कैपिटल आर है क्या। लेकिन अब मेरे बच्चों ने आंखों से देख लिया, सरकम सर्कल यानी ऐसा सर्कल जिसके अंदर ट्राइंगल बन जाए, और उसके रेडियस को सरकम रेडियस कहते हैं, और उसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। और उसका फॉर्मूला होता है ABC/4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल ही बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे, जस्ट टू शॉर्टन आवर फॉर्मूला। बताओ, ABC तो आपको पता है साइडें होंगी ट्राइंगल की, और डेल्टा। अब दूसरा फॉर्मूला होता है स्मॉल आर का फॉर्मूला। ये होता है डेल्टा अपॉन एस। सॉरी, होता है ये क्या सर? मैं बताया तो आपको, आपने मैट्रिक में एक ट्राइंगल बनाया था और उसके अंदर एक सर्कल आया था, याद करें। ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के अंदर आए और तीनों साइडों को टच करे, उसे हम कहते थे इन सर्कल या इंस्क्राइब्ड सर्कल। क्या कहते हैं? इन सर्कल या इंस्क्राइब्ड सर्कल। ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के अंदर आए, इन आए, इन अंदर,
और ट्राइंगल तीनों साइडों को टच करे, टच कर रहा है बेटा, मैं बना ना सकूं अलग बात, लेकिन टच कर रहा है, ऐसे सर्कल को इन सर्कल कहते हैं। इस सर्कल का भी कोई ना कोई सेंटर होगा जहां कंपास रख के आपने सर्कल को घुमाया होगा, उससे यहां तक का फासला रेडियस कहलाता है और वो स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। अच्छा, अब बात समझ में आई। इन सर्कल के रेडियस को इन रेडियस कहते हैं, इन सर्कल के रेडियस को इन रेडियस कहते हैं, और इसको स्मॉल आर से डिनोट कर कर इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस, वे डेल्टा ऑफ कोर्स इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और एस हीरोस फॉर्मूला मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। मैंने आपको लास्ट टाइम हीरोस फॉर्मूले में बताया एस क्या होता है। कितने फॉर्मूले हो गए बेटा, दो। आइए फिलहाल तीसरा फॉर्मूला भी दे दें। वो क्या है, R1 का फॉर्मूला डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, R2 का फॉर्मूला डेल्टा अपॉन एस माइनस बी। अब तुक्का मारो, R3 का फॉर्मूला डेल्टा अपॉन एस, सॉरी एस माइनस सी। ठीक है, R1 का फॉर्मूला डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, R2 का फॉर्मूला डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, और R3 का फॉर्मूला डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, वेयर डेल्टा इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एस हीरोस फॉर्मूला में ए, एस में लिख देता हूं, एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। याद है आपको हीरोस फॉर्मूले में, तीनों साइड को जमा करके डिवाइड बाय टू करते हो, ये एस आ जाता है, और ए साइड है, बी साइड है और सी साइड है। अब ये शक्लन क्या है मैं बताता हूं। आपने मैट्रिक में एक ट्राइंगल बनाया था जिसके तीन कोने थे, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी। अब अगर मैं बोलूं आपको आप बनाए ये, पढ़िए, ई स्क्राइब्ड सर्कल, क्या नाम था इसका, ई स्क्राइब्ड सर्कल। इसको कहते हैं जानिबी दायरा, किसी जानिब बनता है। तो जब भी कोई आपसे बोले ई स्क्राइब्ड सर्कल बनाओ, क्या बोले, ई स्क्राइब्ड सर्कल बनाओ, तो आप कहना भाई पहले बताओ ऑपोजिट टू विच वर्टेक्स, ऑपोजिट टू विच वर्टेक्स। अगर वो कह रहा है ए के ऑपोजिट, तो आप ए के आर्म्स को बढ़ाएंगे, ए के हाथ को बढ़ाएंगे, ए के हाथ, ये देखिए ए के हाथ बढ़ा दिए मैंने, और एक ऐसा सर्कल बनाएंगे जो ऐसे बनेगा बेटा, ऐसे। मैं अच्छा नहीं बना पाऊंगा लेकिन भारत समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए ए के ऑपोजिट बनेगा, इसका सेंटर और इसका रेडियस R1 कहलाएगा, और R1 में ए शामिल होगा। देखिए R1 में ए शामिल होगा, देखिए R1 में ए शामिल है। अगर मैं कहता नहीं ऑपोजिट टू वर्टेक्स बी बनाओ, तो आप बी के आर्म्स को बढ़ाते, बी के हाथ को बढ़ाते ऐसे, और एक बड़ा सा सर्कल बनता जो इन तीनों साइडों टच करता। मैं टच नहीं कर पाया बेटा, और इसका जो रेडियस होता है इसे R2 कहते, और R2 में बी शामिल होता, देखिए R2 में बी शामिल है। अगर मैं कहता ऑपोजिट टू वर्टेक्स सी बनाओ, तो सी के आर्म्स को बढ़ाते और एक बड़ा सा सर्कल बनाते, और इसका जो रेडियस होता वो R3 होता, R3 में सी शामिल होता, R3 में सी शामिल है। इनका नाम क्या है, ये एक रेडियस नहीं है, एक से ज्यादा रेडियस है। तो याद रखना, एक से ज्यादा रेडियस को रेडियसेस नहीं कहते, रेडियाई बोलते हैं। तो ये कहलाते हैं ई रेडियाई। ये ई क्यों, ये जो ई स्क्वायर सर्कल का ई लेते हैं और इसका नाम पड़ जाता है ई रेडियाई। ये मैं आपको गहराई में जाके बता रहा हूँ, वरना फॉर्मूले से गुजारा हो सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये ई स्क्वायर सर्कल के रेडियाई जो है, एक नहीं होता बेटा, R1 R2 R3 तीन बन सकते हैं। तो जो R1 है और R2 R3 वो एक से ज्यादा रेडियस है, एक से ज्यादा रेडियस को रेडियाई बोलते हैं, और ये ई स्क्वायर सर्कल के रेडियाई हैं, तो इनका नाम ई से स्टार्ट हो गया, ई स्क्वायर रेडियाई को ई रेडियाई बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। बताइए यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब और कीजिए, मैं अभी ये इन फॉर्मूलों पे रखते हुए कुछ सवाल स्टार्ट करता हूँ। मुझे जरूरत पड़ी तो मैं आपको मजीद फॉर्मूले भी दूंगा, लेकिन अभी इससे गुजारा करने की कोशिश करते हैं। आइए, एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में कहने लगा कैपिटल आर की वैल्यू निकालिए और स्मॉल आर की वैल्यू भी निकालिए उस ट्राइंगल की जिसकी एक साइड आपको 5 सेंटीमीटर दी जा रही है, बी साइड आपको 10 सेंटीमीटर दी जा रही है, और सी साइड आपको 12 सेंटीमीटर दी जा रही है। एक बात को नोट करो मेरे साथ, आर का फॉर्मूला कोई सा भी हो, चाहे कैपिटल आर का फॉर्मूला हो यानी सरकम रेडियस हो, चाहे स्मॉल आर का फॉर्मूला हो यानी इन रेडियस हो, या ई रेडियाई हो,
तीनों के अंदर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल नजर आएगा। हाँ या ना? इसका मतलब है अपने जहनों में बिठा लो, कभी कोई बोले कैपिटल आर निकालना है या स्मॉल आर निकालना है या R1 R2 R3 निकालना है, कहना सॉरी सर, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज आर अनलेस एंड अनटिल हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पता ना हो। तो हम पहली फुर्सत में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने जाएंगे, और एरिया ऑफ ट्राइंगल के बगैर मैं माजरत चाहूंगा, मैं कोई भी आर नहीं निकाल सकता। ये आदत डाल लीजिए अपनी प्लीज। तो बताओ, एरिया नहीं होगा तो एरिया की जगह क्या अपना मुंह रखेंगे हम लोग? नहीं भाई नहीं। अब बताइए, पहला काम, सबसे पहला काम, आर कोई सा भी निकालना हो, कहना रुक जाओ भाई पहले एरिया निकाल ले। हमने हेडिंग डाली फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, इसीलिए सर कामरान हमें पहले 11.3 करा के आए, क्योंकि 11.3 में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के साथ वो केस बता चुका। लेकिन आपको मैंने एक बात बताई थी जब आप 11.3 का आगाज कर रहे थे, 11.3 का, कि बेटा जब तीन साइडें पता हो, आज तीन साइडें पता है, एंगल का जिक्र ना हो, तीन साइडें पता हो एंगल का जिक्र ना हो, फिर सुने, तीनों साइडें पता हो एंगल का जिक्र ना हो, तो हम लगाते हैं हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला लगाने से पहले हमें एस की वैल्यू निकालनी होती है। बताएगा कोई एस क्या होगा? 5 + 10 + 12 अपॉन 2, 15 और 12 27 अपॉन 2। ठीक है, इसको डिवाइड कर लो, 27 अपॉन 2, यू विल गेट 13.5। ठीक है, ये तो आप जबानी कर सकते हैं, 13.5। ओके, डन हो गया। तो एस आ गया बेटा, एस निकालने बगैर हीरोज फॉर्मूला नहीं लग सकता। अब मेरे बच्चों ने हीरोज फॉर्मूला लिखा, क्या आप लोगों ने हीरोज फॉर्मूला याद कर लिया है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडर रूट में जहां जहां एस नजर आएगा वहां वहां 13.5 लिखेंगे। जहां जहां एस नजर आएगा वहां 13.5 माइनस ए। बताओ ए क्या बेटा? 5 सेंटीमीटर, यानी 5। फिर एस की जगह 13.5 माइनस बी की जगह 10, यहां 13.5 माइनस सी की जगह 12। आसान सा है, इसलिए एग्जाम में ऐसा पूछा नहीं जाता। ये 13.5 बेटा, 13.5 में से 5 निकाले 8.5, 13.5 में से 10 निकाले 3.5, 13.5 में से 12 निकाले 1.5। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13.5 मल्टीप्लाइड बाय 8.5 multiplied by 3.5 multiplied by 1.5, it gives you 602.4375। इसका अंडर रूट दबा दीजिए आप, अंडर रूट 602.4375। सो द आंसर इज, एक मिनट में गलत देख गया, अंडर रूट of 602.4375 equals to it is 24.54। चूंकि एरिया निकाला है स्क्वायर। अब बताओ साइडें किस में थी? सेंटीमीटर में थी। सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में तो स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर में होती तो स्क्वायर मीटर, फीट में होती तो स्क्वायर फीट, स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है मेरे बच्चों? नहीं नहीं, मैं आंसर कहाँ से निकाल गया? अभी तो बेटा मेरा, मैंने वो निकाला, सॉरी, माजरत के साथ, एरिया निकाला है, लेकिन अब मुझे कैपिटल आर निकालना है। वही मैं सोच रहा हूँ मेरा आंसर कैसे आ गया। फॉर कैपिटल आर, कैपिटल आर का फॉर्मूला ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। what is a is 5, what is b is I think so 10, and what is c is 12। 10 into 12 upon 4 into area of triangle is 24.54। आइए ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करते, 50 50 12 600 डिवाइडेड बाय 24.54, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट ए 98.16, है ना बेटा? तो कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी 600
divided by 98.16, so it becomes 6.11, टू ज्यादा टू तक चले जाए अगर उसमें पीछे आंसर में नहीं, बस ठीक है, काफी है, सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस है, रेडियस यूनिट बेटा सेंटीमीटर होगी, जो पीछे साइड होगी उसी में रेडियस, रेडियस लंबाई है। अब क्या लिखेंगे, फॉर स्मॉल आर का फॉर्मूला डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा मैंने निकाला था 24.54 और एस में निकाल चुका हूं पहले ही, वो कितना है 13.5, 13.5। आइए इसको डिवाइड कर लेते हैं, 24.54 डिवाइडेड बाय 13.5 और ये आंसर आ गया 1.818 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी रेडियस है। खत्म बेटा, समझ में आया? अब आपको मेरी ख्वाहिश, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है बेटा, ऐसी बात है, तो ऐसी फॉर्मूले लगाना सिखा रहा हूँ आपको, तो कोशिश कीजिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और थर्ड पार्ट आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल होगा आपसे, ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया, इसमें कोई ऐसी मसला है नहीं, वरना मैं अपने हाथ से करा देता। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है आज R1 भी निकालो, R2 भी निकालो, R3 भी निकालो। क्या ना भाई, R कोई सा भी निकालना हो, जरा रुक जाओ, एरिया और ट्राइंगल तो निकाल लें। पहले दे क्या रहे हो तुम, पहले पार्ट में इसने साइड ए दी और ए है 23 सेंटीमीटर, बी साइड है 24 सेंटीमीटर, सी साइड है 28 सेंटीमीटर। बेटा कुछ भी आर निकालना हो जहन में उठा लो, आर निकल नहीं सकता जब तक एरिया और ट्रायंगल पता ना हो। तो सबसे पहले आपने एस निकालना है, क्योंकि 3 साइडें पता हो और एरिया और ट्रायंगल निकालना हो तो आप हीरोस फॉर्मूला लगाते हैं। हीरोस फॉर्मूला में अगर एस पता ना हो तो आप हीरोस फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ए की जगह आप लिखेंगे 23, बी की जगह 24, सी की जगह 28 डिवाइडेड बाय 2, एस विल बी इक्वल टू, इनको समअप कर लेते हैं, 23 प्लस 24 प्लस 28, that sums to 75, 75 divided by 2 will give you of course divided by 2 37.5 देगा, नहीं गलत कर गया मैं, 75 divided by 2 is हाँ 37.5 बेटा, 37.5 मुबारक को एस आ गया, एस आ गया तो अब मैं लिखूंगा फॉर एरिया, एरिया निकालने के लिए हीरोस फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोस फॉर्मूला आपने याद कर लिया होगा, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एस आई कैन राइट 37.5, जहां जहां एस नजर आया वहां 37.5, माइनस ए की जगह 23, 37.5 माइनस बी की जगह 24, फिर 37.5 माइनस 28, क्योंकि सी इज 28, देख लीजिएगा साइड सी इज 28 सेंटीमीटर। अब इसको सम अप करेंगे, आ जाएगा 37.5 एज इट इज, 37.5 में से 23 निकालेंगे तो मेरे ख्याल 14.5 आएगा, इसमें से निकालेंगे तो शायद 13.5 आ रहा है, और इसको निकालेंगे तो शायद 9.5 आ रहा है ना बेटा, -28 9.5, ठीक है। और 37.5 माइनस 24 इज इक्वल टू 13.5, ठीक है, 14 पर सही है, चेक कर रहा था बेटा को गलती ना हो। सो 37.5 मल्टीप्लाइड बाय 14.5 multiplied by 13.5 multiplied by 9.5 gives you what? It gives you 69735.9375। इसका अंडर रूट दबा दीजिए आप, अंडर रूट ऑफ 697, sorry 6 under root of 69735.9375 is equal to what? It is 264.07 स्क्वायर, बेटा साइड किस पे सेंटीमीटर, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। ये मैंने एरिया और ट्राइंगल निकाल दिया बेटा पहले,
सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, 264 पॉइंट, ठीक है, ये आ गया। अब बताइए, मैंने R1 भी निकालना है, R2 भी और R3। अब मैं निकाल सकता हूँ, हैरिंग क्या लूंगा, फॉर R1। बताइए, R1 का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। डेल्टा मींस एरिया एंड एरिया इज कितना निकला बेटा, 264.07, 264.07। अच्छा, नीचे एस, एस की जगह क्या था, 37.5, so it is 37.5 minus of a is for side, that is 23 सेंटीमीटर है, लेकिन बेटा कैलकुलेशन में सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, तो ऊपर जो लिखा उसको तो छाप दीजिए। ओके, नीचे बेटा 37.5 minus of 23 will give you what? It will give you 14.5. So इसको डिवाइड करने जा रहा हूँ, 264.07 divided by 14.5 will be equal to 18.211। और R1 है तो रेडियस है, रेडियस है तो सेंटीमीटर है, लंबाई तो सेंटीमीटर में आती है। तो अपने आंसर चेक करते रहिएगा। R1 जो आ रहा है दैट इज 18.211, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 18.21। ओके, अब बताइएगा हैरिंग क्या डालेंगे फॉर R2। R2 निकालने के लिए फॉर्मूला आपको याद हो गया, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी। इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेल्टा आई कैन राइट 264.07, s is 37.5 and the side b is what, 24, so I will write b की जगह 24। so R2 will be equal to 264.07 divided by 37.5 minus of 24, that becomes 13.5। अच्छा भाई, R2 will be equal to 264.07 divided by 13.5, it becomes 19.5 सेंटीमीटर approximately, ठीक है। पॉइंट आखिर में हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं फॉर R3। R3 के लिए फॉर्मूला होगा डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। सो R3 विल बी इक्वल टू 26.264.07 होल डिवाइडेड बाय 37.5 माइनस ऑफ 28, क्योंकि आपको याद होगा साइड सी शायद 28 थी, यस 28 थी, नहीं है। ओके, तो जरा इसको 28 को अच्छी तरह लिख देते हैं, 28। सो R3 विल बी इक्वल टू 264.07 divided by 37.5 minus 28, and it is 9.5। आइए डिवाइड कर लेते हैं, सो R3 भी सामने आ जाएगा, इट इज 264.07 divided by 9.5 and it becomes 27.79 सेंटीमीटर। तो ये आ गए आपके ई रेडियाई, है ना बेटा, ई रेडियाई 27.9, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली परेशान नहीं होगा, 27 पॉइंट के बाद कुछ भी आ सकता है, 27 तो होना लाजमी है। बताइए, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसका मतलब है हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन 2 के आपने तीसरा, दूसरा और तीसरा पार्ट होमवर्क करना है अगर दे चाहे। उसमें कोई वो नहीं है कि ये एग्जाम में आ ही रहा है या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। बस इसके बाद बेटा रुक देते हैं, क्योंकि इसके बाद जो सवाल आते हैं वो थोड़े से बड़े हैं। तो मैं आपको मजीद फॉर्मूले कमिंग क्लास के अंदर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। वो फॉर्मूले असल में हाफ एंगल फॉर्मूले भी हैं। तो साइन अल्फा बाई 2, साइन बीटा बाई 2, साइन गैमा बाई 2, कॉस अल्फा बाई 2, कॉस बीटा बाई 2, कॉस गैमा बाई 2, इनके फॉर्मूले में आपको, और साथ ही साथ आपको टेन अल्फा बाई 2, टेन बीटा बाई 2, टेन गैमा बाई 2 अगर आपकी किताब ने प्रिस्क्राइब किया होगा तो वो भी दे दूंगा आपको, ठीक है। उसकी बुनियाद पर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 होंगे। और मैं आपको बता दूं, इसके क्वेश्चन 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंतहाई 3 स्टार, याद रखिएगा। ये 1, 2 तो खैर ऐसे ही हैं, तो मैंने आपको यूटिलाइज कराना सिखाया कि R1, R2, R3 और कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या निकालते हैं, और मैंने आपको बता भी दिया ये चीजें होती क्या है,
ठीक है सर, टिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे, तो मैं आपको इसके फॉर्मूले बताऊँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।